बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंतें पाचन। इससे पहले हमने आमाशय में पाचन पढ़ा और फिर मुखगुहा में पाचन पढ़ा। तो अब जो है लास्ट नंबर किसका है? इसका है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्षुद्रांत का मतलब हो गया छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या होता है? जो छोटी आंत होती है इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो इसकी ग्रंथियां होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरीय ग्रंथियां या बोलते हैं आंत्र ग्रंथियां। ठीक है, अब आंतरीय जो ग्रंथियां होती हैं इनसे आंतरीय रस स्रावित होता है। ठीक है, क्या स्रावित होता है? आंतरीय रस। ठीक है, लिख देते हैं। ये क्या स्रावित करते हैं? आंतरीय रस स्रावित करते हैं। जैसे आमाशय में जठर रस था, अब यहाँ पर क्या स्रावित होगा? आंतरीय रस। और इस आंतरीय रस में क्या होगा? एंजाइम। ठीक है, इस आंतरीय रस में क्या रहेगा? एंजाइम। कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे इरेप्सिन। ठीक है, इरेप्सिन होगा, माल्टेज होगा, माल्टेज। ठीक है, लैक्टेज, इनवर्टेज। ठीक है, लाइपेज। ये ढेर सारी एंजाइम जो है इस आंतरीय रस में पाई जाती हैं। अब इसमें क्या है कि जो इरेप्सिन है, इरेप्सिन ये क्या करती है? शेष जो प्रोटीन होता है, बची हुई जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन कर देती है। किसमें पाचन कर देती है? तो ये एमिनो अम्ल में उसे बदल देती है। ठीक है, एरेप्सिन नामक एंजाइम। इसके बाद जो होती है माल्टोज है, जैसे माल्टेज लिखा हुआ है, लैक्टेज लिखा हुआ है। ठीक है, लैक्टेज बचा हुआ है। और क्या है? ये इनवर्टेज, ये सब क्या करते हैं? जो शर्करा होती है, ठीक है, शर्करा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। ठीक है, और इसके बाद जो है शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट जो एंजाइम है लाइपेज। इसमें एक एंजाइम और कौन सी है? लाइपेज है। तो लाइपेज जो एंजाइम होती है वो वसा को जो है ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में बदल देती है। ये किसका पाचन करती है? वसा का। और वसा को किस में कन्वर्ट कर देती है? वसा को वसीय अम्ल में और किसमें? ग्लूकोज में, तो वसा को क्या करती है? वसीय अम्ल और ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर देती है। इस तरह से आपने काम देखा कि एरेप्सिन प्रोटीन का एमिनो अम्लों में, माल्टेज, लैक्टेज, इनवर्टेज शर्कराओं का ग्लूकोज में, और लाइपेज क्या करती है? वसा का पाचन छोटी आंत में करती है, ग्लूकोज और वसीय अम्ल में। तो इस तरह से छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। अब जिसके बाद जो नंबर होता है, जैसे बड़ी आंत है, बड़ी आंत है, तो याद रखें कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत, ठीक है, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो इस वाले स्थान का काम क्या है? पचे भोजन से अतिरिक्त जल का अवशोषण मात्र होता है। ठीक है, पचे हुए भोजन से अतिरिक्त जल का अवशोषण। जो जल आवश्यकता से अधिक होगा उसी का क्या होगा? अवशोषण होगा। और यहाँ पर कोई काम नहीं होगा बच्चों, इसमें भोजन का पाचन नहीं होगा।
तो पाचन कहाँ तक होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है और छोटी आंत तक आते आते कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि मुख गुहा में जो है लार में पाए जाने वाले एंजाइम के नाते से कुछ कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है, अर्थात पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के रूप में। जब आमाशय में आती है तो आमाशय में अधिकांश प्रोटीन का पाचन होता है एंजाइमों के कारण से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये भोजन आगे बढ़ता है तो जब भोजन आगे बढ़ता है तो छोटी आंत में पाचन होता है, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक ग्रंथियाँ आंतरिक रस का स्राव करती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये सारे एंजाइम हैं, तो इसमें से जो आपको बताया गया इरेप्सिन है प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्लों में, बाकी ये जो तीनों हैं माल्टोज, लैक्टोज, इन्वर्टेज, ठीक है बच्चों, ये क्या करते हैं, शर्करा को, जो भोजन की शर्करा होती है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद लाइपेज है, तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करती है, बसी हम लोग ग्लूकोज के रूप में। तो इस तरह से बच्चों जो है ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है पाचन का। तो जब पाचन हो जाएगा अर्थात आघुलनशील घुलनशील में कन्वर्ट हो जाएगा तो पचे हुए भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। ये जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। तो अब अगला होगा भोजन का अवशोषण, ठीक है, भोजन का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो अवशोषण क्या है, पचे हुए भोजन के अणुओं का अवशोषित होकर के, ठीक है, रुधिर में पहुंचने की जो क्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। उसी घटना का नाम क्या है, अवशोषण, ठीक है। तो कह सकते हैं आहार नाल का मतलब ये समझिएगा कहाँ पर, छोटी आंत में। आहार नाल में पचे हुए भोजन के अणुओं का अवशोषित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं, ठीक है। आहार नाल यानी कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन के अणुओं का अवशोषित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो भोजन, पचा हुआ जो भोजन होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इस बात को याद रखना है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है, जैसे ये नदी जैसी रचना होती है, ये छोटी आंत, तो छोटी आंत की जो आंतरिक सतह होती है, ठीक है, तो छोटी आंत की आंतरिक सतह होती है, मान लीजिए भित्ति है ये वाला, तो इसकी आंतरिक सतहों पर क्या होता है, ऐसे ऐसे ढेर सारी उभारें पाई जाती हैं, अंगुलियों की तरह ढेर सारी उभारें पाई जाती हैं, ठीक बच्चों। तो ये उभार ही, ये जो उभार होते हैं, इन उभारों के कारण से ही भोजन का अवशोषण होता है, और इस उभार को हम लोग क्या बोलते हैं, रसांकुर, ठीक है। इन उभारों का नाम क्या होता है, रसांकुर होता है। तो अगर हम इसको बड़ा करके देखा जाए, ठीक है, इसको बड़ा करके देखा जाए, ये संरचना कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है, ये कोशिकीय होगी, ये कोशिकाएं हैं,
बीच में इस प्रकार से ये बना हुआ होता है बच्चों। ये जो उंगली जैसी भार होती है इसी का नाम क्या है? रसांकुर। क्या नाम होगा? रसांकुर। ठीक है। रसांकुरों में जो है अंगुलियों जैसी भार होने के नाते, इस तरह का भार होने के नाते पाचन अवशोषण के लिए सतह बढ़ जाता है। इन सब तरफ से भोजन के कण आ जाते हैं, ठीक है, और वो अवशोषित होते हैं इसमें। तो क्या होता है यहाँ पर, इसमें जो है इस तरह की रचना पाई जाती है। ठीक है। इस पर जो ये रचना पाई जाती है, इस रचना पर जो है रुधिर केशिकाओं का ऐसे जाल सा फैला रहता है। रुधिर केशिकाओं का जाल रहता है एकदम से बच्चों, इस तरह ऐसे आच्छादित रहता है। इस तरह से रुधिर केशिकाओं का इसके ऊपर जो है जाल बिछा रहता है, और ये जो है ये इस पर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, और इसको हम लोग कहते हैं अक्षीय वाहिनी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अक्षीय वाहिनी कहते हैं। ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये लसीका होता है। ये क्या होता है? लसीका बोलते हैं वाला, जिसके ऊपर केशिकाओं का जल है, ये बोला जाता है लसीका वाहिनी। लसीका वाहिनी। ठीक है। ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती हैं चूसक कोशिकाएं होती हैं। ठीक, ये वाली कोशिकाएं। ठीक है। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक। तो ये जो है रसांकुर की संरचना है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है, यही रसांकुर क्या करता है, भोज्य पदार्थों का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। तो जिसे हम लोग ने कहा लसीका वाहिनी, अर्थात जो लसीका होता है ये ग्लूकोज, भोजन के ग्लूकोज और इस तरह से वसील अम्ल और जो है और ग्लिसरॉल का, वसील और ग्लिसरॉल। ठीक है। इसका ये अवशोषण करता है। तो ये जो लसीका वाहिनी है ये किसका अवशोषण करती हैं? वसील अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। बाकी अन्य चीज़ों का अवशोषण जो है इन केशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है। तो अंत में क्या होता है, ये जो वाहिनियाँ होती हैं, लसीका वाहिनी भी जाकर के किसमें खुलती हैं? रुधिर वाहिनियों में ही ये मिल जाती हैं। ठीक है बच्चों। इस तरह से जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है रसांकुर के द्वारा होता है बच्चों। तो ये जो संरचना है वो रसांकुर की है, और रसांकुर जो है छोटी आंत में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है।
तो भोजन के अवशोषण का स्थान क्या है, छोटी आंत, और कहीं भोजन का अवशोषण नहीं होता है। तो भोजन का अवशोषण का मतलब हुआ कि पचे हुए अणुओं का जो है रुधिर में पहुंचने की क्रिया को देखिए, अवशोषित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया। तो ये जो भोजन देखें जो अवशोषित हो रहा है, जो भी चीज़ें अवशोषित हो रही हैं वो सब अंत में कहाँ पहुँच जाएंगी, रुधिर वाहिनियों में पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो इसी क्रिया का नाम क्या होगा, भोजन का अवशोषण। ठीक बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।